हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में राग दरबारी उपन्यास के सारांश को रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज का ये 6 नंबर का वीडियो है और ऑल ओवर जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 सीरीज का ये 63 नंबर का वीडियो है। तो चलिए राग दरबारी उपन्यास के सारांश को आरंभ करते हैं। हम लोग सारांश को जानने से पहले राग दरबारी उपन्यास के कुछ पात्रों के बारे में जानेंगे और इन्हीं सब के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे जानेंगे। देखिए, राग दरबारी उपन्यास जो है वो शिवपालगंज से लिया गया है। गांव का नाम क्या है? तो शिवपालगंज। गांव में एक 62 साल का एक वृद्ध रहता है जिसका नाम है दोस्तों वैद्य जी। ठीक है, वैद्य जी जो है ना वो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजर होते हैं। ठीक है, और गांव के राजनीति का ये मुख्य केंद्र होते हैं। छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज में जो छंगामल नाम है ना, यह जिला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का नाम था छंगामल। तो उन्हीं के नाम पर ये इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम रखा गया था। वैद्य जी के 2 पुत्र थे जिनमें से बड़ा बेटा का जो नाम था वो था बद्री पहलवान और छोटा बेटा का नाम था रूपन बाबू। ठीक है, ये लोग दोनों बेला से प्रथम में रूपन बाबू प्रेम करते थे और बाद में बद्री पहलवान। इनके एक यहाँ भांजा रहते थे। ठीक है, ज़्यादातर पुस्तकों में भांजा बताया गया है, कुछ में भतीजा। तो इनके यहाँ एक भांजा रहते थे, उनका नाम था रंगनाथ। अब क्यों रहते थे हम लोग वीडियो में आगे समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, और एक इनका नौकर का नाम था शनिचर और इन्हीं का नाम था दोस्तों मंगलदास। मैंने शनिचर और मंगलदास दोनों नाम था। बद्री पहलवान का एक चेला था, क्योंकि बद्री पहलवान अखाड़ा चलाते थे, तो इनका चेला का नाम था छोटे पहलवान। ठीक है, अब देखिए, जो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज है वहाँ पास एक प्रिंसिपल रहते थे, प्रिंसिपल पढ़ाते थे। एक वहाँ का क्लर्क रहता था जो कि प्रिंसिपल का सपोर्टर होता था। और एक खन्ना मास्टर होते थे जो कि इतिहास के टीचर थे, लेकिन उस दिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे थे। एक मालवीय जी थे जो कि 7th कक्षा में उस दिन क्लास ले रहे थे। और एक मोतीराम जी थे जो कि 9th कक्षा में क्लास ले रहे थे। ये साइंस के टीचर थे। लेकिन ये आटा चक्की इनका आटा चक्की का दुकान था। तो आटा चक्की का दुकान में आवाज़ सुन करके ये आटा चक्की के दुकान में चल जाते हैं अपना वाला में। तो इनका क्लास खाली हो जाता है। तो प्रिंसिपल मालवीय साहब से बोलते हैं कि जो 9th क्लास है उसको आप इसी में 7th क्लास में कंबाइन कर लीजिए। तो मालवीय सर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे संभव है। तो प्रिंसिपल इनको डांटने लगते हैं, इनको समझाने के बजाय। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे विस्तार से। अब देखिए, और होते हैं गांव के मुख्य पात्र में रामधीन भीखम खेड़वी। ठीक है, और जोगनाथ ये नशेड़ी होता है और एक होता है लंगड़ जो कि ईमानदार आदमी होता है। इनसे जो है नकल निकालने वाले 2 रुपये मांगते हैं घूस में, लेकिन ये घूस के लिए 2 रुपये नहीं देते हैं। और वही छोटा पहलवान जो कि बद्री पहलवान का चेला है, इसी के पिता का नाम था कुशहर प्रसाद। छोटा पहलवान अपने पिता को एक बार बहुत मार मारता है कुशहर प्रसाद को। उसके लिए वैद्य जी के यहाँ जो है वो दरबार में इस पर कार्रवाई भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, राग दरबारी उपन्यास विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। और आपको ऑल ओवर इस उपन्यास में ज़्यादा जो है वो व्यंग्य ही मिलेगा। तो ये कैसी रचना है? तो व्यंग्य रचना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल जी का कैसी रचना है? तो व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, जिनके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। ठीक है, एक ऐसा उपन्यास है। तो ये जो है आधुनिक भारत यानी कि आज़ाद देश जब हो गया था उसके बाद के भारतीय जीवन शैली को दिखाया गया है। ठीक है,
कैसे इसमें निर्मम लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि कुछ अत्याचार करते हैं अपने बाहुबल शक्ति से। शुरू से अंत तक इसमें निसंग और दोष उद्देश्य व्यंग के साथ लिखा गया है। ये व्यंग्यात्मक है तो ज़्यादा व्यंग का प्रयोग किया गया है। हिंदी का शायद यह पहला बृहत उपन्यास है, माने बहुत बड़ा ये उपन्यास है, ठीक है। जो आप लोग पढ़े होंगे, गोदान पढ़े होंगे और मैला आंचल, उनसे भी बड़ा ये उपन्यास है राग दरबारी। लेखक का नाम है श्रीलाल शुक्ल। इनका देश है भारत, भाषा है इनका हिंदी, विषय है व्यंग्यात्मक और प्रकाशन तिथि है 1968 और इसमें टोटल पृष्ठ शामिल किया गया था 330 शामिल किया गया था, ठीक है। ये तो लेखक का परिचय हो गया। आगे देखिए, राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप से 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई थी। देखिए, राग दरबारी व्यंग कथा नहीं है। इसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ कर रख दिया है। अब यदि डायरेक्ट आप बोलिएगा कि राग दरबारी सिर्फ व्यंग्यात्मक रचना है, तो ऐसी बात नहीं है। यह जो रचना है ये स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के जो मूल्यहीनता है उसको परत दर परत जो है इसमें दिखाया गया है, इसीलिए इसको व्यंग्यात्मक बोला जाता है। इनके संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाव के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट रही है। राग दरबारी की कथा भूमि एक बड़े नगर के से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की है। मतलब कहने का मतलब है कि शहर से दूर एक गांव शिवपालगंज है, वहीं की यह कथा है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। इसका मीनिंग हो गया दोस्तों कि वहाँ पास नारा तो लगता है, ठीक है, विकास से संबंधित नारा तो लगता है, लेकिन वहाँ पास कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं, ऐसे अवांछनीय लोग हैं कि वहाँ का जो विकास है वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति हैं। देखिए, शिवपालगंज की पंचायत उनके हाथ में है, वैद्य जी के हाथ में, कॉलेज के मैनेजरिंग उनके हाथ में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सूत्रधार हैं वो वैद्य जी हैं। तो क्या है, साक्षात राजनीति की संस्कृति है, बहुत सारे पद उन्हीं को मिल गया है, जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फूल फल रही है। अब ऐसा सिर्फ उसी गांव का बात नहीं है, हमारे आसपास भी बहुत सारे आप इलाकों में देख सकते हैं कि एक ही आदमी जो है अपने पास बहुत सारे ब्लॉक लेवल का सीट जो है वो अपने पास रखता है। तो उस कंडीशन में ब्लॉक का कैसा विकास होगा। अब हम लोग पात्र परिचय में जानेंगे, सभी का नाम तो आप अभी ऊपर जस्ट जान ही लिए थे, लेकिन अभी हम लोग उन्हीं के बारे में विस्तार से पात्र परिचय जानेंगे। देखिए, एक है दोस्तों वैद्य जी, ठीक है। वैद्य जी वह सभी गांवों की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। क्या है, मास्टरमाइंड है वो गांव की राजनीति का, कब किसको उठाना है, कब किसको हराना है, ठीक है। इन्हीं में इनका मास्टरमाइंडिंग दिमाग चलता है। अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं, ठीक है। तो ये क्या है, छंगामल स्थानीय कॉलेज के क्या हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजर हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव संस्था के क्या हैं, सूत्रधार हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऊपर, ठीक है। अब देखिए, एक है रूपन बाबू, ठीक है। रूपन बाबू जो है वह इनके छोटे बेटे हैं,
वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों का नेता है रूपन बाबू, छात्र नेता। रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में रहे हैं, माने 3 साल से 10वां उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, लगातार 3 साल से मैट्रिक में हैं। उसी कॉलेज में है, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज में ही, जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। रूपन सक्रिय रूप से सभी गांवों की राजनीति में शामिल हैं और गांव समुदाय द्वारा उनके शानदार गणिता के कारण उनका सम्मान किया जाता है। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, माने वो अपने पिता के पक्षधर नहीं होता है। अंत में इसके पिता जो हैं वैद्य जी अपने संपत्ति से बेदखली इनको कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी के बारे में आपसे बोला गया है कि उनके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन अंत में देखा जा सकता है। आगे है दोस्तों बद्री पहलवान। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है। ठीक है, रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखते हैं तथा अपने आश्रय की देखभाल करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है ये ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग पर अपना काम करते थे और लोगों को अखाड़े में ट्रेनिंग भी कर देते थे ये बद्री पहलवान। ठीक है, चलिए, और अपने शरीर को ये खूब निहारा करते थे। आगे हैं दोस्तों रंगनाथ। रंगनाथ जो है वो कौन है, तो वैद्य जी का भांजा है। इतिहास में एमए रंगनाथ वैद्य जी के क्या है, तो भांजे या भतीजे हैं, याद रखिएगा। वह लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आ गए हैं। वो जो हैं वो एमए उत्तीर्ण है लेकिन पीएचडी कर रहे थे, इसलिए उनको शोध का कार्य करना था। ठीक है, और उनका तबीयत भी खराब हो गया था, इसीलिए 5-6 महीने के लिए अपने मामा के यहाँ छुट्टी पर आ गए थे। आगे है छोटे पहलवान। बद्री पहलवान के चेला हैं छोटे पहलवान। गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर जो है वो बद्री पहलवान का है। गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता, मैंने वैद्य जी का भी ये चाटुकारिता करता था। अब जब जब जो वैद्य जी द्वारा बुलाया जाता था दरबार, उसमें यह जरूर जाता था बैठकी में। और आगे है प्रिंसिपल साहब। जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहब, मैंने छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के ये क्या थे, प्रिंसिपल थे। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने इनके साथ मिल कर के रखता था क्लर्क। ठीक है, क्लर्क जो है वो खूब मिल कर के रहता था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मोतीराम था वो भी इनके साथ मिल करके रहता था। लेकिन जो खन्ना मास्टर थे और जो मालवीय मास्टर थे वो लोग इनसे अपोजिट साइड रहते थे। खन्ना मास्टर चाहते थे कि हम इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बन जाए। ठीक है, वो हर समय यही सब कोशिश करते रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जोगनाथ के बारे में। जोगनाथ स्थानीय गुंडा होता है। ठीक है, ये जो है लगभग हमेशा नशे में रहता है। ठीक है, हर समय वो नशे में रहता है। ठीक है, और इसका जो उच्चारण है ना, वो मुंह से कुछ आवाज़ जो है रुक करके आता है। मैंने र बोलता है जब, तो र ऐसे बोलते रहता है, र कुछ देर तक। ठीक है, शनिचर। असली नाम मंगलादास है इसका, शनिचर का मंगलदास, लेकिन लोग उसे शनिचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ वह गांव की कठपुतली प्रधान, यानी कि गांव का प्रधान वह बन जाता है। कठपुतली प्रधान कहने का मतलब है कि सब पावर वैद्य जी के पास है, लेकिन वो प्रधान बन गया है। ठीक है, लेकिन ये भी अपना दिमाग लगाता है शनिचर, वो कोऑपरेटिव कंपनी को जो है गांव में ओपन करना चाहता है, संचालन करना चाहता है शहर जा कर के। ये खुद ही उसका प्रस्ताव रखा था। आगे है लंगड़। वह अस्थाई आदमी, आम आदमी का प्रतिनिधि है, मैंने आम आदमी था लंगड़। ठीक है, जो भ्रष्ट राज व्यवस्था का क्या है, शिकार हो जाता है। भ्रष्ट राज व्यवस्था का क्या हो जाता है, तो ये जो है भ्रष्ट राज व्यवस्था का शिकार हो जाता है। ये 2 रुपये देना, इससे 2 रुपये मांगता है
नकल निकालने के लिए साहब, लेकिन ये 2 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है। लंगड़ जो है वो माथे पर कबीरपंथी तिलक लेता है और गला में तुलसी की माला पहनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और पात्र होता है रामाधीन भीखम खेड़वी। ये जो है ये भीखम खेड़वी गांव का होता है। ठीक है, भीखम खेड़ा गांव का होता है, इसीलिए इसका नाम था रामाधीन भीखम खेड़वी। इसके नाम पर एक गुमनाम चिट्ठी जाता है। ठीक है, अननेम्ड लेटर जाता है इनके घर पर। उसमें 5,000 रुपये का डिमांड इससे किया जाता है। ठीक है, तो बाद में दरोगा के पास जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में था यहाँ। चलिए आगे देखिए। आगे है श्री लाल शुक्ल का प्रकाशित पुस्तक है, जैसे कि उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती है, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन। ये उनके द्वारा लिखित उपन्यास है। उपन्यास भी रट लीजिएगा आप, जैसे कि 3 ऑप्शन दे देगा इनका उपन्यास, एक ऑप्शन में अलग उपन्यास दे देगा, तो पहचानना रहेगा कि कौन इनका उपन्यास नहीं है, तो आप उसको चूज करना होगा। कहानी संग्रह है इनका यह मेरा घर नहीं, सुरक्षित था अन्य कहानियाँ और इस उम्र में। बाल साहित्य है बड़बड़ सिंह और उसके साथी, ये बाल साहित्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे इसका हम लोग संक्षिप्त रूप से एक सारांश को पढ़ते हैं शॉर्ट रूप में। देखिए, सामान्यतः उपन्यास के लिखने के तौर तरीके को शैली कहते हैं और इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है राग दरबारी में, जबकि रचना के द्वारा कथा की गति, लय, प्रवाह, संवाद एवं अभिव्यक्ति के तरीके के पैनापन दृष्टिगत होता है, तब उस शैली को व्यंग्यात्मक शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में क्या होता है कि उसमें जो बोलने का गति है ये अलग होता है, लय अलग होता है। ठीक है, और एक इसका जो पैनापन है ना वो हृदय में चुभता है। इस उपन्यास की कहानी कुछ नई चीज़ें लेकर उपस्थित होती है जिसे देखा जा सकता है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। ठीक है, वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। तो ये भी क्या है, यह व्यंग है सड़क और ट्रक के ऊपर। तो यह व्यंग को कौन करता है, तो यह व्यंग को रंगनाथ करता है। इस कथन में कितना कड़वाहट है जिसे देखा जा रहा है। जैसे कि रंगनाथ का ट्रेन जो है उस समय से पहले ही आ जाता है, तो उसका ट्रेन छूट जाता है, तो बाद में वो ट्रक से आता है। इसीलिए वो व्यंग करता है कि ऐसा लगता है जानो कि ट्रकों का जो जन्म है वो सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। आज तक लोग यही जानते थे कि बलात्कार करने वाला कोई व्यक्ति होता है या व्यक्ति का समूह होता है, पर उपन्यासकार ने निर्जीव को भी सजीव की तरह बलात्कार की श्रेणी में डाल दिया है। बलात्कार शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है, जिसका पहला शब्द है बल और दूसरा शब्द है आकार, जिसमें त वर्ण मध्य में संलिप्त रहता है। बल का अर्थ ताकत या शक्ति है, त का अर्थ तह है या तक है, या आकार का जो अर्थ है वो रूप देना। अर्थात किसी के साथ जब कोई उसके मन के प्रतिकूल बलपूर्वक कार्य करता है वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। उपन्यास में इसके प्रारंभ में शिवपालगंज का नाम प्रस्तावित रखा है, माने गांव का नाम है शिवपालगंज। इसको कहीं अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो हमारे बीच छोटे बड़े अनेक शिवपालगंज, अनेक वैद्य, अनेक रंगनाथ, अनेक रामाधीन भीखम खेड़वी मौजूद आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी भी ग्रामीण परिवेश उतना चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ के परिवेश में आपको शिवपालगंज जैसा गांव मिलेगा, वहाँ के लोग में पावरफुल वैद्य जी मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ के लोग में कुछ अच्छे व्यक्ति रंगनाथ जैसे मिलेंगे, कुछ रामाधीन भीखम खेड़वी जैसे मिलेंगे लोग। ठीक है, रचनाकार के लिए यह गर्व की बात होगी, पर इससे भी उत्कृष्ट बात यह है कि लिखे जाने के बाद भी
आज उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। मैंने बहुत साल लिखा हो गया, फिर भी अभी तक इसकी प्रासंगिकता जो है बनी हुई है। 1968 में लिखा गया है, ठीक है, 1968 में लिखा गया है, लेकिन अभी इसको पढ़ा जा रहा है अच्छी तरीक़ा से। उस समय के पाठक या अध्येता को वे बातें काल्पनिक लगती हैं, पर आज भी ये बातें सच्चाई की बयान करने में पीछे नहीं है। उस समय तो उस समय के लोगों को काल्पनिक लगता था, लेकिन अभी भी देखिए, अभी के कंडीशन में ये जो उपन्यास है वो फिट बैठता है ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस भावनाओं, कल्पनाओं एवं प्रारूपों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसको पूरा करने में अभी भी हमारे राजनेतागण सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, उनकी कुर्बानी के साथ इतना बड़ा अन्याय पाठक एवं अध्येता के लिए विचारणीय विषय छोड़ रहा है, जिसको अंदर बाहर से झोंक कर उसको पूरा कद्र के साथ निर्वहन करना उनका धर्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास के पात्र अपनी अपनी भूमिका के लिए काम कर रहे हैं। पाठक एवं अध्येता उनको क्रियाकलाप, व्यवहार, उसके बाहर भीतर की अच्छाई बुराई से परिचित होकर अपने आत्मसंतुलन पर तौल रहे हैं कि किसका वजन कितना सही है, कितना गलत है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप इस उपन्यास को पढ़िएगा तो आप सभी पात्रों का जो उनकी भूमिका है उनको आप खुद में परिलक्षण कीजिएगा, उनके अच्छाई बुराई को तौलिएगा। आगे देखिए, आगे है कि उसका एक तरफ स्वाद चख रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी कमियों के प्रति खींच रहे हैं। समाज में जितने भी जवाबदेह होते हैं, लगभग उन सभी कोटि के पात्र को उपन्यासकार ने यथास्थान देने का प्रयास किया है। यहाँ का वातावरण शहर और गांव से मिलता जुलता है। गांव की राजनीति कितनी उलझी हुई होती है, उसको कैसे सुलझाया जाए। शहर की राजनीति कितनी बेवड़ है और उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर भी उपन्यासकार ने निगाह रखा है। जैसे वैद्य जी जैसे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली राजनीति में ऐसा चाल चलते हैं कि सारे लोग को चित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जब वोट होना हो तो आधे लोग को रास्ते में ही टेक लेते हैं, उधर ही उनको वापस भेज देते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग जिसको जिताना चाहेंगे उसको तो आराम से जिता सकते हैं। उपन्यास में गांव की राजनीति के दो मुख्य केंद्र हैं, वैद्य जी और रामाधीन भीखम खेड़वी। वैद्य जी परोक्ष रूप से गांव का कॉलेज एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालित करते हैं इसको। इस बार के चुनाव में वैद्य जी के गुट का प्रधान पद मिल गया था। वैद्य जी के गुट से प्रधान का पद किसको मिला था, तो शनिचर को या मंगलदास को। और रामाधीन के पास अवैध धंधा का एक अधिकार था। रामाधीन भी कम नहीं था, ये अवैध धंधा करता था, पहले शहर में करता था, बाद में गांव में आकर के बह जाता है। वैद्य जी के दो बेटे थे, एक बेटा अखाड़े में पहलवानी करता था तो दूसरा नेताबाजी अर्थात कॉलेज में राजनीति तथा गुंडागर्दी, मैंने छात्र संघ का ये नेता था। रंगनाथ उस शहर का पढ़ा लिखा लड़का रहा जो इस उपन्यास का नायक है। वो अपने मामा के पास कुछ दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ सिपालगंज में आया था। ये सभी पात्र सिपालगंज के ही हैं। कहानी से स्पष्ट होता है कि यह लखनऊ के पास किसी जगह की कहानी है जहाँ की बोल चाल की बोली जो है वो अवधी है। याद रखिएगा, ये जो है यूपी का उपन्यास है, बिहार का आप ऑप्शन मत कर लीजिएगा, ठीक है। और लखनऊ भी याद रखिएगा और अवधी भाषा भी याद रखिएगा। आगे देखिए, कहानी में हास्य का जो रूप उजागर किया गया है उसे हास्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि व्यवस्था के जड़ में अनेकता इस प्रकार विकसित हो रही है जिसे सर्वग्राह नहीं कहा जा सकता था। देखिए, हास्य उसको कह सकते हैं जिसको सुन करके हमारा जो मुख है वो हास्य की गतिविधि में आ जाए, मैंने मुख जो है वो खुल जाए। लेकिन ये व्यंग्यात्मक है, इसके में जो है चोट जो है वो भीतर तक इसमें लगेगा व्यंग में, ठीक है। जो भी इस उपन्यास में प्राप्त है उसका क्या उद्देश्य है यह भी स्पष्ट नहीं है। सरकारी तंत्र का जो दृश्य उपस्थित किया गया है वह यथार्थ है, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
मैंने जैसा होता है वैसा ही दिखाया गया है। जो स्तरीय नहीं है उसका स्तर इतना गिर गया है जो उच्च शिक्षा के संधाड़ की ओर संकेत कर रहा है। यह उसकी वास्तविक स्थिति है। यह स्थिति पुलिस प्रशासन की है। मैंने जब रामाधीन भिकम खेड़वी जाता है और बोलता है कि मुझसे कोई 5,000 रुपये मांग लिया है, तो बोलता है कि छात्र लोग जो हैं आपसे ऐसे हंसी मजाक किए हैं। और उनको अपने गुरु दरोगा जो थे बख्तियार सिंह की कहानी सुनाता है कि बख्तियार सिंह जब अकेले किसी सुनसान रास्ते में जा रहे थे तो 2 लोग उनको मिल करके बहुत मारे थे। लेकिन बाद में बख्तियार सिंह बताए कि हम दरोगा हैं, तो उनसे माफ़ी मांग ली और बदले में उनको बहुत सारा पैसा दिए, जिनमें कि उनका जीवन वृद्धा में और अच्छा ढंग से बीता। ऐसे कहानी सुना के भेज देते हैं। फिर न्यायालय है, सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय का टीचर क्या है? मोतीराम जो है आटा मिल रखा है, आटा चक्की रखा है। आटा चक्की की आवाज़ सुन करके स्कूल छोड़ के चल जा रहा है। इसी प्रकार का है निरीक्षक, देखिए वैसा ही है। गांव के प्रधान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि खुद वैद्य जी का नौकर है, ठीक है, ये सभी हैं। हर प्रधान व्यवस्था को अपने अनुसार ढालना चाह रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से अनुकरणीय नहीं है। उसका प्रभाव मात्र पर प्रतिकूल पड़ता है, पर उसके कमी है उसके आदर्श का रूप मानते हैं। जो उसकी कमी को उजागर करता है, सामान्य जन परेशान दिखते हैं। वे यही सोचते हैं कि जिसके पास शक्ति है वही कुछ कर सकता है। सही बात है, जिसके पास शक्ति है वो कुछ कर सकता है, ऐसा सोचते हैं गांव के लोग। पर उनमें वह क्षमता नहीं है जिससे समाज का कल्याण हो। उन लोग तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कल्याण तो नहीं कर सकते हैं समाज का। जब भी कर सकते हैं तो समाज को गिराएंगे नीचे। इसी के बारे में बोला जा रहा है। उसमें तो वह क्षमता है जिससे केवल उसका कल्याण होगा और सामान्य जन का ह्रास होगा। मैंने खुद का वैल्यू बढ़ाएगा, मैंने खुद का रहन सहन ठिकाना ये सब बहुत समृद्ध बनाएगा, और ग्रामीण जो भी लोग हैं समाज के उनको और गरीब बनाएगा। यह मानसिक पाठक और अध्येता को झकझोरता है कि यदि इसी तरह व्यवस्था चलती रही तो निश्चय ही शहीदों का अपमान सुनिश्चित है। उसे बचाने के लिए पाठक एवं अध्येता ने जो अध्ययन करते हैं उनको आगे आना होगा और उसकी गलत मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उपन्यासकार ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रबर स्टाम्प लोग के माध्यम से सत्ता संचालित होता है। मैंने कहने का मतलब कि वैद्य जी तो मान लीजिए मास्टरमाइंड है, और कठपुतली कौन जीत गया? प्रधान कौन जीत गया? तो उनका नौकर जीत गया, मंगलदास। तो स्टाम्प न बन गया हो, लेकिन सारा काम तो कौन करेंगे? वैद्य जी करेंगे। उसका समाज पर कितना बुरा असर पड़ेगा इससे कोई मतलब नहीं है, जो कि सत्ता की कमी को उजागर कर रहा है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में आदर्श एवं यथार्थ के बीच 36 के संबंध के माध्यम से पाठक एवं अध्येता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। शहर का कोई पढ़ा लिखा हुआ नवयुवक गांव पहुंचता है तो उसे सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार में संलिप्त दृष्टिगत होती है। रंगनाथ जो उनका भगना था, उनको बहुत सारा चीज़ जो है वो गलत लगता है, लेकिन वो बोलता नहीं है किसी से कुछ, जिससे वह संघर्ष करना चाहता है। संघर्ष के माध्यम से ही सुधार संभव है, लेकिन आज के दौर में बहुत कम लोग ही उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी से संघर्ष करने के लिए बहुत कम लोग ही रेडी हैं, क्योंकि लड़ने वाला लड़ते रहते हैं और भ्रष्टाचार लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार करते रहते हैं। ठीक है, वो लोग पैसे से खरीद करके अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। आगे देखिए, जब कोई भ्रष्ट लोग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उसके आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। वे अपनी निर्लजता को घोर कर पी गया है, नैतिकता को वो जड़ से कबाड़ने पर लगा हुआ है। उसको किसी से न डर है न भय है। ऐसी निर्भीकता समाज के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा है कि वह या तो गुंडा है या रंगदार है। मैंने वैद्य जी जैसे लोग या तो गुंडा है या तो रंगदार है। जब ऐसे लोग के हाथ में व्यवस्था जाएगी तो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन सुनिश्चित हैं। यह इतना सत्य है कि अच्छे दिन कहने वाले
के पास अच्छे दिन सुरक्षित हो जाएंगे, यह कब तक उसके पास रहेगा यह भी नहीं जानता है, क्योंकि बुरे दिन भी उसके सामने झोंकने के लिए उत्सुक है। उसकी उत्सुकता इतनी तीव्र है कि जिसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, वह वैसे ही लोग की तहस नहस करके भी दम लेता है। पर उस संघर्षों व्यक्ति के शहर छोड़ना पड़ जाता है। न वह शहर में रह सकता है और न गांव में, मैंने जो संघर्ष करेगा वो व्यक्ति, अर्थात गांव एवं शहर के बीच एक नई व्यवस्था देना होगा, तब कुछ सुधार हो सके, यह भी संभावना बन रही है। इससे संभावना को जीवन को सार्थक बनाने के लिए चिंतन कारगर हो जाए तो इसका विकास संभव है। उपन्यास इसी की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात गांव एवं शहर का जो रूप वर्तमान में है उसको मिलाकर एक भिन्न रूप तैयार किया जा सकता है। न वह अति निम्न स्तर का गांव है और न निम्न स्तर का शहर है, अर्थात संतुलित गांव एवं शहर की रचना संभव है जब बेईमानी एवं भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह वहाँ पास नहीं मिलेगा। उपन्यास में अर्थात और आदर्श की टकराहट में सबसे पहले आदर्श हारता है और यथार्थ जीतता है। यह उपन्यास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंध रखता है, जहाँ अवधी का बोलबाला है। इसलिए इस उपन्यास में अवधी भाषा के छोटे छोटे शब्द भी देखने को मिलता है, जो पात्र के वार्ताकाल में उभर कर सामने आए हैं। पूरी रचना में हर एक अनुच्छेद में शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर कटाक्ष के साथ दिखाया गया है। यही कारण है कि इस उपन्यास के अध्येता एवं पाठक की रुचि कभी कम नहीं पड़ती है। कहानी रोचकता से भरपूर है, पर जो इसका अंत हुआ उसमें कुछ बातें उटपटांग सी लगती है। पर मेरा मानना है कि उपन्यास इसके माध्यम से भी कटाक्ष या व्यंग कस रहे हैं। प्रिंसिपल ने यह बात बड़े आश्चर्य से सुनी, फिर उदास होकर बोले, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उससे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। लास्ट में जो बोलता है प्रिंसिपल कि बाबू रंगनाथ, तुम यहीं अपने मामा के स्कूल में ही रुक जाओ और यहीं पास तुम टीचर बन जाओ हिस्ट्री के, लेकिन बोलता है रंगनाथ कि मैं यहाँ पास नहीं पढ़ा सकूँगा। तो इसीलिए बोलता है कि तुम्हारा विचार तो अच्छा है, लेकिन तुम गधे हो, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। तो जो भी बातें उपन्यास के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उसमें परिणाम की गुंजाइश कहीं नज़र नहीं आता है। जो पात्र इस उपन्यास के हैं वे शिथिल दिखते हैं, उनमें उत्तेजना भरने की जो क्षमता होनी चाहिए वे नहीं है। जिस तरह किसी भी सब्जी के मसालों का अनुपात समानुपात में होता है, वहीं तभी वह स्वादिष्ट हो सकता है और उसके अंदर से स्वाद प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार इसके कथा में भी दृष्टिगत होता है कि जिससे रुचि तो बरकरार है, पर उसके अनुपात में क्या है, असंतुलन है। यह उपन्यास सिपालगंज नामक शहर के माध्यम से भारतीय व्यवस्था को उजागर कर रहा है। मैंने शहर से दूर है थोड़ा सा, ठीक है, गांव का है ये सिपालगंज, शहर नहीं है, गांव है, जिसमें व्यंग के उतने तीखे बाण नहीं लगते जितना होना चाहिए। इसका नायक रंगनाथ इतिहास में अनुसंधान कर रहा है। वे समाज की पूर्व स्थिति को उजागर कर बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत निर्माण की बात कर रहा है। पर उपन्यासकार की दृष्टि में आज का अनुसंधान करना घास खोदने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसा है, तो घास खोदने के जैसा। यह कथन का मिश्रण नायक के साथ है और यह आगे ड्राइवर से प्रास्त लगता है, पर वह बचते हुए कहता है कि यह असली खादी थोड़े ही है, यह मील की खादी है। ड्राइवर ने रंगनाथ की इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फ़र्क। मैंने जब रंगनाथ जो है ट्रक ड्राइवर को रुकाता है तो ट्रक ड्राइवर समझता है ना कि खादी पहना है, यानी कि ये पुलिस होगा या कोई नौकरी में होगा, तो उसको देख करके वो रोक देता है। लेकिन जब ड्राइवर जान जाता है कि अरे इसका तो नौकरी नहीं है, ठीक है, ये ऐसा ही है, तो कुछ अजीब बात बोलता है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वह आजकल की कुतिया के समान हो गया है। ठीक है। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकाल दीजिए।
उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपये क्यों दूँ। जैसे कि 2 रुपये उससे एक सिपाही घूस मांगता है, ठीक है, ट्रक को क्रॉस करने के लिए, इसलिए वो रंगनाथ से पैसा मांगने लगता है। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह की बात करते हो। क्या यही तुम्हारी तालीम है। ड्राइवर के द्वारा शिक्षा पद्धति पर प्रश्न खड़ा किया जाना बहुत बड़ी बात है। रंगनाथ के द्वारा यह कहा जाना वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। किसने बोला था? तो रंगनाथ ने। ट्रक ड्राइवर सवाल खड़ा किया था। उक्त वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र है, जो शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है, जो व्यंग से भरा होता है, पर वह आज तक नहीं सुधरी है, जिसका कारण स्पष्ट है। उसके पालक पोषक तत्वों से लेकर इसके संरक्षक भी दोषी के काबिल हैं। ठीक है, वर्तमान में ही शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत कम होता है। ठीक है, यही व्यवस्था रही तो शिक्षा तहस नहस हो जाएगी। हालात बहुत नाजुक है। तब तो वैद्यगिरी के अलावे शिक्षा व्यवस्था भी अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, सनीचर नौकर के माध्यम से पंचायत की सारी सुविधाएं अपने खाते में डालने के लिए माहिर दृष्टिगत ये देख रहे हैं, जिसमें मुर्गी पालन केंद्र, सहकारिता समिति, सामुदायिक मिलन केंद्र, कस्बे की इंटर कॉलेज, सब पर वैद्य जी का क्या है? हक है। इनका ही हक है, जमा हुआ है हक। भ्रष्टाचार और राष्ट्रीयता इस प्रकार घुल मिल गया है कि उसको अलग करने वाला कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब तो वैद्य जी ही कहते हैं कि अब तो लोग मुझे ईमानदार कहेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ पर हमने छिपाया नहीं। ऐसे लोग इसको बोलेंगे, ऐसे खुद बोलता है कि मैं भ्रष्टाचार हूँ लेकिन कुछ छुपाता नहीं हूँ, ऐसे अपने बारे में बोला है। इतना ही नहीं, सिपालगंज में थानाध्यक्ष द्वारा चोरी डकैती और रिश्वत में कोई फर्क नहीं समझा है। ठीक है, चाहे चोरी डकैती हो चाहे कोई रिश्वत ले ले, उस सेम समझता है। इस थाना में इतना काम पड़ा है कि सारा काम पड़ा ही है मानो। रंगनाथ कस्बे में सुधार लाना चाहता है, पर अपने मामा के खिलाफ मुंह खोलने की उसमें हिम्मत नहीं है। उसकी नैतिकता या जिम्मेदारी वैद्य जी के बेटे रूपन की दृष्टि में बेवकूफ़ी है। मैंने जो सुधार लाना चाहता है, रूपन बोलता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। उसकी बेवकूफ़ी के कारण ही रूपन भी उसकी शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाता है, तो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को दोषी ठहराता है। रूपन राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होकर समाज में या व्यवस्था में सुधार की बात नहीं करता है, बल्कि वह उस पर व्यवस्था को और मजबूती के साथ विकास का पक्षधार होता है। रूपन मैंने जैसा पावर उसके पिता जमाए थे वैसा ही पावर जमाने के पक्ष में वो होता है। तब तो वो कहता है कि जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैत न हुई, रिश्वत हो गई, दोनों सेम हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है। सब क्या है? पूरा साम्यवाद है। ये भी व्यंग्य है, पूरा साम्यवाद। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि यही पूरा साम्यवाद है। आगे जरा देखें, इंटर कॉलेज से मिस्टर खन्ना और मालवीय को वैद्य जी निकालना चाहते हैं और अंत तक इन दोनों को निकाल ही दिया जाता है। ठीक है, इंटर कॉलेज से रंगनाथ वैद्य जी और प्रिंसिपल के खिलाफ खन्ना और मालवीय का पक्ष लेते हैं। रंगनाथ जो है खन्ना सर और मालवीय टीचर के पक्ष में होते हैं, लेकिन उन्हें निकालने से वो बचा नहीं पाते हैं। उसकी ईमानदारी इतनी ही है कि खन्ना की जगह नौकरी स्वीकार वो नहीं करता है। कौन? तो रंगनाथ। उपन्यास में पिता पुत्र के संबंधों को भी टूटते हुए दिखाया गया है। आखिरी में यह टूटन बद्री पहलवान के घर का है, जिसमें वैद्य जी का पूरा हाथ है। बद्री पहलवान वैद्य जी को सार्वजनिक रूप से फजीहत करते हैं और वैद्य जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। अर्थात स्तर पर भी पूर्व की परंपराएं टूटी नजर आती है। पिता पुत्र एक दूसरे की आवश्यकता को जानते हुए भी पिता को वह सम्मान नहीं दे पाता है जो पुत्र के द्वारा मिलना चाहिए।
लंगड़ अदालत से अपनी ज़मीन पर मालिकाने हक की लड़ाई जीत चुका होता है, लेकिन घूस न दे पाने के कारण उसको मालिकाना हक पत्र, उसको नोटिस है वो नहीं मिल पाता है। वह उसके लिए बार बार अदालत जाता है पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। लंगड़ का मोह भंग नहीं होना, ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि व्यवस्था एकदम तार तार हो गया है। जिसको व्यवस्था दी जाती है उसकी नीयत साफ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सुधार का सपना देखा जा सकता है, धरती पर उतारा नहीं जा सकता है, सिर्फ सपना ही देखा जा सकता है। यही है व्यवस्था के कर्मधारों का धर्म कर्म। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।